हेलो स्टूडेंट्स। आज हम एनालिटिक फंक्शन पार्ट फर्स्ट के बारे में बताएंगे। ये कॉम्प्लेक्स एनालिसिस बीएससी थर्ड ईयर का टॉपिक है, जिसको हमने कई पार्टों में डिवाइड किया है, जिसका फर्स्ट पार्ट आज हम इस वीडियो के माध्यम से हम आपको दिखाएंगे। इसमें हम एनालिटिक फंक्शन क्या होता है, एनालिटिक फंक्शन के लिए नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन क्या होती हैं, ये इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताएंगे। और ये पूरा सिलेबस एनालिटिक फंक्शन का डिफरेंस पार्टों में डिवाइड किया गया है, इसलिए आप इस चैनल को कॉलेज मैथमेटिकल क्लासेस के नाम से जो चैनल है, इसको सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिए, ताकि आपका सिलेबस के अकॉर्डिंग जितने भी वीडियो हैं आपको दिखाए जा सकें। सर्वप्रथम हम एनालिटिक फ़ंक्शन के बारे में अध्ययन करेंगे कि एनालिटिक फ़ंक्शन क्या होता है। इसको हम विश्लेषिक फलन कहते हैं। इसको यदि हम डिफाइन करना चाहते हैं तो ए फंक्शन हम कंसीडर करेंगे, तो ए फंक्शन एफ जेड इज सेड टू बी एनालिटिक एट द पॉइंट z0 इफ द फंक्शन एफ जेड इज डिफरेंशिएबल एट एवरी पॉइंट इन द नेबरहुड ऑफ z0। तो यहाँ पर कोई भी फलन एफ जेड बिंदु z0 पर विश्लेषिक फलन कहलाएगा यदि वो उसके प्रतिवेश में अवकलनीय हो। तो एनालिटिक फंक्शन के लिए हमें नेसेसरी होता है कि फंक्शन हमारा डिफरेंशिएबल होना चाहिए। यदि डिफरेंशिएबल फंक्शन नहीं है तो हम कह सकते हैं कि वो आपका एनालिटिक फंक्शन नहीं होगा। तो यहाँ पर हम कुछ कंडीशन हैं, कुछ इम्पोर्टेंट नोट्स हैं, जिनको हम यहाँ पर डिटेल में बताएंगे। कि इसमें पहला है आपका, यदि फलन एफ जेड अपने प्रांत के प्रत्येक बिंदु पर अवकलनीय हो तो फलन एफ जेड उस प्रांत में विश्लेषिक फलन होता है। ये आपको याद रखना है कि प्रत्येक बिंदु में अवकलनीय है तो उस पर आपका विश्लेषिक फलन होगा, यानी अवकलनीय होना आवश्यक है। और दूसरा पॉइंट है आपका, विश्लेषिक फलन को हम होलोमॉर्फिक फलन भी कहते हैं। तो ये भी ध्यान रखना, कभी कभी कंपटीशन में आपका, जैसे राजस्थान यूनिवर्सिटी में जो यूनिवर्सिटीज़ हैं आपकी, उसमें आपका सेक्शन ए में शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर होलोमॉर्फिक फंक्शन भी पूछ सकते हैं। एनालिटिक फंक्शन को हम होलोमॉर्फिक फंक्शन भी कहते हैं। तीसरा टॉपिक है आपका, यदि किसी बिंदु z0 पर फलन एफ जेड विश्लेषिक नहीं है तो z0 को एफ जेड का विचित्र बिंदु कहते हैं, सिंगुलर पॉइंट। यानी किसी भी बिंदु पर कोई फलन मान लीजिए z0 है और उस पर कोई भी फलन मान लीजिए अवकलनीय नहीं है, तो इसका मतलब वो उस बिंदु पर विश्लेषिक नहीं होगा और वो बिंदु क्या कहलाएगा, आपका सिंगुलर पॉइंट कहलाएगा। फोर्थ पॉइंट है आपका कि प्रत्येक जो बहुपद है जेड का, वो विश्लेषिक होता है, क्योंकि बहुपद प्रत्येक बिंदु पर अवकलनीय होता है। तो ये आपको ध्यान रखने हैं। इसी प्रकार मोड जेड स्क्वायर जो फंक्शन है वो विश्लेषिक नहीं होता है, क्योंकि जेड इक्वल टू जीरो के अतिरिक्त कहीं भी अवकलनीय नहीं है। तो यहाँ पर ये जो फंक्शन है आपका जेड इक्वल टू जीरो के अतिरिक्त कहीं भी अवकलनीय नहीं है। इसी प्रकार सिक्स पॉइंट है आपका, फलन एफ जेड इक्वल टू 1/z-2। इस प्रकार के बहुत सारे फंक्शन आ सकते हैं, z-2, z-3, z-4। तो इस टाइप के यदि फंक्शन आते हैं, तो यदि जिन बिंदुओं पर फलन डिफाइंड नहीं होता है, डिफरेंशिएबल नहीं होता है, उन बिंदुओं को छोड़कर शेष सभी बिंदुओं पर वो विश्लेषिक फलन होता है। यानी z इक्वल टू 2 को छोड़कर सभी बिंदुओं पर विश्लेषिक होगा, और यहाँ पर z इक्वल टू 2 एक सिंगुलर पॉइंट होगा इसका। इसी प्रकार एफ जेड इक्वल टू जेड बार, इसका जो संयुग्मी है एक विश्लेषिक फलन नहीं है, क्योंकि ये किसी भी बिंदु पर अवकलनीय नहीं है। ये आप बेसिक कंसेप्ट कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के बारे में उसमें देख चुके हैं कि इस टाइप की कंडीशन इसमें ये सेटिस्फाई नहीं होती है। अब इस कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के लिए हम एनालिटिक फंक्शन जो होता है आपका, उसके लिए जो नेसेसरी कंडीशन है वो क्या होती हैं आपकी, नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर एफ जेड टू बी एनालिटिक। यानी कोई भी फंक्शन आपका एनालिटिक होने के लिए नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन क्या होती हैं, इसका जो स्टेटमेंट है आपका, इसका स्टेटमेंट है, यदि कोई भी फंक्शन मान लीजिए z इक्वल टू
एफ जेड इक्वल टू यू प्लस आयोटा बी के रूप में आपका दे रखा है। ये किसी डोमेन में आपका कंसीडर हो रहा है। तो यू एक्स वाई यदि कोशी रीमान समीकरणों को सेटिस्फाई करते हैं, यानी एफ जेड आपको कोई भी फलन दे रखा है और एफ जेड को हम यू प्लस आयोटा बी के रूप में हम कंसीडर कर सकते हैं। तो यहाँ पर यू और बी जो एक्स वाई के फलन हैं वो कोशी रीमान समीकरणों को सेटिस्फाई करते हैं। अब आगे हम इनको सी आर इक्वेशन के नाम से जाना जाएगा। तो यहाँ पर जितने भी कोशी रीमान समीकरण हैं हम शॉर्ट में सी आर इक्वेशन कंसीडर करेंगे। तो यहाँ पर इसको नेसेसरी कंडीशन कभी कभार ये एग्जाम में पूछ ली जाती है, तो इसलिए इसका प्रूफ हम कंसीडर कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये जो इक्वेशन है आपके डेल यू अपॉन डेल एक्स इक्वल टू डेल बी अपॉन डेल वाई, डेल यू अपॉन डेल वाई इक्वल टू माइनस के डेल बी अपॉन डेल एक्स, ये दो इक्वेशन है आपके। ये दोनों इक्वेशन आपके कोशी रीमान इक्वेशन कहलाते हैं। इस कंडीशन को लिए हम सेटिस्फाई करेंगे। अब इसका भी यदि प्रूफ हम कंसीडर करना चाहते हैं तो प्रूफ के लिए देखिए यहाँ पर आपको क्या दिया गया है और क्या करना है, ये मेन आपका पॉइंट है। प्रमेय इस टाइप की यदि आपसे पूछी जाती है तो इसके लिए आपको क्या करना है कि पहले आपको ये देखना है कि दी गई प्रमेय या कोई भी क्वेश्चन है उसमें आपको क्या दिया गया है और क्या करना है। तो यहाँ पर दिया गया है कि एफ जेड जो फंक्शन है आपका वो आपका विश्लेषिक फलन है, और विश्लेषिक फलन है तो हमें क्या सिद्ध करना है कि ये इसमें विश्लेषिक जो फलन है u प्लस आयोटा b के रूप में वो कोशी रीमान समीकरणों को संतुष्ट करेगा। तो यहाँ पर दिया गया है, देखिए यहाँ पर फलन एफ जेड प्रांत डी में एक विश्लेषिक फलन है, ये मान के चलते हैं हम। और एफ डैश जेड इसका एक यूनिक्यू डेरिवेटिव होगा, क्योंकि विश्लेषिक है तो डेरिवेटिव एग्जिस्ट करेगा, और डेरिवेटिव एग्जिस्ट करेगा तो यहाँ पर एफ डैश जेड इक्वल टू, यहाँ पर इस प्रकार हम डेरिवेटिव की जो डेफिनेशन है आपको यहाँ पर कंसीडर कर सकते हैं। और यदि जेड इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई के रूप में यदि हम कंसीडर करना चाहते हैं तो यहाँ पर इसको इस प्रकार डिफाइन कर सकते हैं। यहाँ पर एक्स प्लस आयोटा वाई के रूप में रखने पर ये फंक्शन निकल के आता है आपका। यहाँ पर सेपरेशन हो गया, ये आपका कार्टेशियन कोऑर्डिनेट के अंतर्गत हो गया। तो इसके आधार पर हम इसको कंसीडर करेंगे। तो यहाँ पर हम दो केस कंसीडर करेंगे, क्योंकि एनालिटिक फंक्शन है तो ये पाथ पर निर्भर नहीं करता है। तो यहाँ पर दो पाथ लेते हैं, एलोंग एक्स एक्सिस और एलोंग वाई एक्सिस। तो केस नंबर आपका जो फर्स्ट है आपका, तो यहाँ पर जो डेल जेड है टेंस टू जीरो एलोंग एक्स एक्सिस, ये आपका एक केस नंबर फर्स्ट में लिया गया है। यहाँ पर यदि एक्स एक्सिस के एलोंग लेंगे तो यहाँ पर डेल जेड को डेल एक्स कंसीडर करेंगे, क्योंकि एक्स एक्सिस पर वाई इक्वल टू जीरो होता है। तो यहाँ पर डेल वाई इक्वल टू जीरो हो गया। तो यहाँ पर जो डेरिवेटिव का जो फंक्शन निकल के आता है एफ डैश जेड इक्वल टू, इसकी जो वैल्यू है यहाँ पर डेल वाई इक्वल टू जीरो रखने पर ये वैल्यू निकल के आती है। यदि हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो यहाँ पर देखिए डेल एक्स टेंस टू जीरो, तो यहाँ पर यू का फलन है, और आयोटा वी एक्स प्लस आयोटा यहाँ पर वी का फलन है, और यहाँ पर रियल पार्ट है आपका ये वाला, और ये आपका इमेजनरी पार्ट है। तो यहाँ पर यदि हम कंपैरिजन करते हैं तो ये जो डेरिवेटिव है आपका एफ डैश जेड वो निकल के आता है डेल यू अपॉन डेल एक्स अपॉन प्लस आयोटा डेल वी अपॉन डेल एक्स। तो ये इसको दे दिया हमने इक्वेशन नंबर 1। यदि इक्वेशन नंबर 1 है तो यहाँ पर इसी प्रकार हम दूसरा केस कंसीडर करेंगे, केस नंबर 2। और केस नंबर 2 में क्या है कि डेल एक्स इक्वल टू जीरो कंसीडर करेंगे और डेल जेड इक्वल टू डेल वाई कंसीडर करेंगे। तो ये एलोंग वाई एक्सिस हो जाएगा। एलोंग वाई एक्सिस का मतलब हो गया डेल एक्स एक्स टेंस टू जीरो आप कंसीडर कर सकते हैं यहाँ पर, कि वाई एक्सिस पर एक्स जीरो होता है तो इस हम कंसीडर करेंगे। तो डेल जेड इक्वल टू डेल वाई लिया है हमने यहाँ पर, और डेल एक्स इक्वल टू इसका ठीक अपोजिट, जहाँ पर हमने डेल जेड इक्वल टू डेल एक्स लिया था, डेल वाई इक्वल टू डेल जीरो लिया है। अब यहाँ पर डेल जेड इक्वल टू डेल वाई लिया है और डेल एक्स इक्वल टू जीरो लिया है। तो इसको हम कैलकुलेट करते हैं तो ये फंक्शन निकल के आता है आपका कि यहाँ पर यू एक्स वाई प्लस डेल वाई ये आपका रियल पार्ट हो जाता है, ये आपका रियल पार्ट हो जाता है, और ये सेकंड वाला आपका इमेजनरी पार्ट हो जाता है। तो इस प्रकार आप इसको कंसीडर करते हैं तो यहाँ पर ये इक्वेशन आपको
निकल के आता है कि एफ डैश जेड इक्वल टू डेल यू अपॉन आयोटा डेल वाई प्लस डेल वी अपॉन डेल। तो यहाँ पर इस प्रकार की कंडीशन को हम डिफाइन करते हैं। तो यहाँ पर देखिए डेल वी अपॉन डेल वाई माइनस आयोटा डेल यू अपॉन डेल वाई, इसको हमने इक्वेशन नंबर सेकंड दे दिया, और इक्वेशन नंबर जो फर्स्ट है आपका उसको हम कंसीडर कर सकते हैं। तो जो फर्स्ट है आपका पहला इक्वेशन आपको दिया गया है कि यहाँ पर फर्स्ट इक्वेशन है इसका एफ डैश जेड इक्वल टू डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस आयोटा डेल वी अपॉन डेल एक्स। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट है आपका, ये आपका इक्वेशन नंबर सेकंड है। तो ये सेकंड हो गया, ये फर्स्ट हो गया। अगर इन दोनों को हम कंपैरिजन करते हैं, क्योंकि एफ डैश जेड और एफ डैश जेड दोनों बराबर हैं तो राइट हैंड साइड भी बराबर हो जाएंगे। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस आयोटा डेल वी अपॉन डेल एक्स इक्वल टू डेल वी अपॉन डेल वाई माइनस आयोटा डेल यू अपॉन डेल वाई। तो यहाँ से हम इन दोनों को यदि हम कंपैरिजन करते हैं, यानी वास्तविक और काल्पनिक भागों की तुलना करते हैं, तो यहाँ से हमें कोशी-रीमान समीकरण प्राप्त होते हैं। और कोशी-रीमान समीकरण क्या है आपके कि यहाँ पर देखिए इसका रियल पार्ट जो है आपका डेल यू अपॉन डेल एक्स, ये डेल वी अपॉन डेल वाई के बराबर हो जाएगा, और इसका जो काल्पनिक भाग है आपका डेल वी अपॉन डेल एक्स, ये माइनस डेल यू अपॉन डेल वाई के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर यदि हम इनको कंपैरिजन करते हैं तो यहाँ से हमें दो इक्वेशन निकल के आती हैं। दोनों इक्वेशन आपके कोशी-रीमान समीकरण कहलाते हैं, जो कि आपके यू एक्स इक्वल टू बी वाई और यू वाई इक्वल टू माइनस के बी एक्स यहाँ पर कोशी-रीमान समीकरण है। इसी प्रकार यदि हम इसकी सफिशिएंट कंडीशन देखते हैं तो सफिशिएंट कंडीशन निकल के आती है, तो इसका प्रूव हम पूर्व भांति हम कर सकते हैं। सफिशिएंट कंडीशन क्या कहती है आपकी कि फलन एफ जेड इक्वल टू यू प्लस आयोटा बी के किसी प्रांत बी में विश्लेषित होने के लिए पर्याप्त प्रतिबंध है कि u और v के आंशिक अवकलज सतत हैं, कंटिन्यूस हैं तथा कोशी-रीमान समीकरणों को संतुष्ट करते हैं। तो पूर्व की भांति इसको भी हम प्रूव कर सकते हैं। तो ये आज जो एनालिटिक फंक्शन इस वीडियो के माध्यम से हमने आपको बताया, वो यहाँ पर नेसेसरी कंडीशन क्या होती हैं, आपके सफिशिएंट कंडीशन क्या होते हैं, और एनालिटिक फंक्शन क्या होते हैं। आगे के वीडियो में हम आपको ऐसे बहुत सारे वीडियो हम इस चैनल के माध्यम से हम यहाँ पर दिखाएंगे, तो इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।